केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय ने डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी किया है। लगभग 15,000 पद हैं। ज्वाइंट नोटिफिकेशन है, जिनमें से कि लगभग 13,000 पद केवल शिक्षण के हैं। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी अभ्यर्थियों के लिए ये सबसे बड़ी वैकेंसी होगी। अगर आपने इस नोटिफिकेशन की नियमावली को ठीक से समझा और अच्छे से आप लोगों ने तैयारी की, तो वर्ष 2026 में निश्चित रूप से केंद्र सरकार की नौकरी आपकी होगी। आप अध्यापक बनकर के कहीं अपनी सेवाएं दे रहे होंगे। आपके मन में इस वैकेंसी को लेकर के जितने भी प्रश्न हैं, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय क्या दोनों में एक साथ आवेदन कर सकते हैं, फीस क्या अलग अलग जमा करनी पड़ेगी, क्या सीटेट 2026 वाले अभ्यर्थी जो हैं वो अपियरिंग कैंडिडेट्स जो हैं क्या वो भी आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी को लेकर के, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, या फिर आप लोग जो है वो सिलेबस को लेकर के, और सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो एग्जाम पैटर्न जैसा इसका है। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है, पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो 3 टायर का जो है वो 3 चरणों की जो ये परीक्षा है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। ये देख के आप में से बहुत सारे लोग डर भी जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बहुत अच्छी प्रक्रिया है और बहुत आसानी से आप चयन ले सकते हैं। अगर आपका अपना विषय बहुत मजबूत है, जिस विषय का आप अध्यापक बनने चाह रहे हैं, अगर वो विषय आपका तैयार है, तो आप ये मान करके चलिए नौकरी आपकी होगी। लेकिन वीडियो शुरू करूं, सारी जानकारी, सारे प्रश्न के उत्तर आप लोगों तक पहुंचाऊं, उससे पहले ये जानकारी दे देना चाहता हूं कि आपका जो पहला एग्जाम होगा, जो प्री एग्जाम होगा, वो जनवरी फरवरी में हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं देता है केंद्रीय विद्यालय, और ईएमआरएस ने भी नहीं दिया है। सीबीएसई का काम करने का तरीका यही है। चलिए मैं आप लोगों को सारी जानकारी दूं, उससे पहले प्रणाम निवेदित करता हूं। मेरा नाम अवधेश विद्यालंकार, आप लोग संस्कृत पाठशाला से जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके सारे प्रश्न के उत्तर में देता हूं। सबसे पहले मैं वो वेबसाइट दिखाता हूं जहां आपको ये तीनों नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। जो तीसरा नोटिफिकेशन है वो आपके सिलेबस का है। हर विषय का, जिस विषय का आपको आवेदन करना है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, सबका सिलेबस इस वाले नोटिफिकेशन में है। अब केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय किसी का सिलेबस अलग अलग नहीं है। एक पद के लिए पीजीटी अगर केंद्रीय विद्यालय है या केंद्रीय या नवोदय विद्यालय है, एक ही वैकेंसी है, मतलब एक ही सिलेबस है, एक ही पद है, लेकिन आप लोगों की मेरिट जो है वो अलग अलग बनेगी। केंद्रीय विद्यालय की मेरिट अलग बनेगी, नवोदय विद्यालय की मेरिट अलग बनेगी। तो दोनों जगह अवसर है आप लोगों के पास आवेदन करने का। तो ये सिलेबस रहा। इसके बाद आप लोगों को कल 14 नवंबर से, क्योंकि आवेदन शुरू हो जाएंगे, तो भाई विद्यार्थियों ये आवेदन का लिंक कल खुल जाएगा। और सबसे ऊपर का जो नोटिफिकेशन है वो है डिटेल्ड नोटिफिकेशन का, जहां आप लोगों को जो है वो सारी जानकारियां विस्तार से दी हुई है। मैं आप लोगों को ये महाभारत जैसा दिखने वाला नोटिफिकेशन समझाता हूं, क्योंकि इसको समझने के लिए ना थोड़ी सी जानकारी होनी आवश्यक है। सबसे पहले मैं वैकेंसीज के बारे में बात करता हूं। इन्होंने सबसे ऊपर जो है वो वैकेंसीज दी हैं, और वैकेंसीज भी जो है केंद्रीय विद्यालय की अलग है, नवोदय विद्यालय की अलग है। सबसे ऊपर जैसे कि यहाँ जो है वो नॉन टीचिंग पोस्ट जो है, या असिस्टेंट कमिश्नर है, उसके अतिरिक्त प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, इनके पद हैं। फिर पीजीटी के पद हैं। पीजीटी के पद केंद्रीय विद्यालय में अलग हैं, नवोदय विद्यालय के अलग दिए हुए हैं। तो आप लोग अपने अपने विषय के अलग अलग पद देख करके आवेदन कर सकते हैं। तो विस्तार से जो है वो केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी के 1465 हैं, और पीजीटी के नवोदय विद्यालय में जो है वो कुल मिलाकर के यहां से 1513 पद हैं। तो लगभग 3000 पद पीजीटी के हुए। इसके अतिरिक्त पीजीटी में ही जो लैंग्वेज के हैं वो लगभग 18 पद हैं, क्योंकि वो केवल नवोदय विद्यालय में है लैंग्वेज वाले जो हैं। और टीजीटी के पद जो है केंद्रीय विद्यालय में 2794, लगभग 2800 पद जो है वो टीजीटी के केंद्रीय विद्यालय में है। तो अपने अपने विषय के पद देख लीजिएगा। इनमें सबसे ज्यादा पद जो है वो मेरे विषय के हैं, 529 पद संस्कृत के हैं। तो भाई विद्यार्थियों, संस्कृत में हम बहुत बड़ा सिलेक्शन देंगे इस बार, ये हमारा वादा है आप लोगों से। और लाइब्रेरियन के जो है यहाँ पर 147 पद हैं। इसके अतिरिक्त टीजीटी जो नवोदय विद्यालय में है वो कुल मिलाकर के 3000 पद नवोदय विद्यालय में भी टीजीटी के हैं। तो अच्छा बड़ा नंबर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ये लगभग 6000 पद जो है वो टीजीटी वालों के लिए ही है। और जो टीजीटी के जो थर्ड लैंग्वेज के अलग अलग विषयों के पद हैं, अगर वो भी देखेंगे तो 443 पद वो भी हैं। पीआरटी के लिए जो है केंद्रीय विद्यालय में, क्योंकि पीआरटी नवोदय विद्यालय में नहीं होता है, केंद्रीय विद्यालय में होता है, तो 3365 पद है। और नॉन टीचिंग के केंद्रीय विद्यालय में जो है वो अलग अलग विषयों के ये रहे पद जो है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को, ये तो रही पदों की जानकारी, अपने अपने विषय के पद देख करके आप लोग आवेदन करेंगे ही। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले सिलेक्शन कैसे होगा, एग्जाम पैटर्न कैसा है, ये समझा देता हूं, क्योंकि वो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में फिर आप लोगों से एलिजिबिलिटी, रिजर्वेशन आदि विषयों पर बात करेंगे।
मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो ये है कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सबके लिए ही जो है वो 3 चरणों में परीक्षा होगी। पहले प्री होगा, और प्री के लिए भी जानकारी यही है कि आप लोगों का जनवरी फरवरी में प्री हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। और बहुत सारे अभ्यर्थी ये डरते हैं कि जी हमारा अपना विषय तो बढ़िया है, किसी का इंग्लिश बढ़िया है, हिंदी बढ़िया है, संस्कृत बढ़िया है, अपना विषय सबका, क्योंकि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते ही हैं आप लोग, लेकिन जो कॉमन सेक्शन है उससे डर लगता है। तो भाई विद्यार्थियों, यहाँ का सिलेक्शन प्रोसेस इस तरह का रखा गया है कि कॉमन सेक्शन से बहुत डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 गुना अभ्यर्थियों को जो है वो बुलाया जाएगा। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में जो है वो रखा गया है। और ये प्री जो होगा ना आप लोगों को, वो केवल क्वालिफाइंग है, उसके नंबर भी नहीं जुड़ेंगे आप लोगों के। फिर उसके बाद प्री में 10 गुना लोगों को बुलाने के बाद जो है वो मेंस होगा, और मेंस का 85% वेटेज है। आपकी जो ज्यादातर एनर्जी लगनी चाहिए वो लगनी चाहिए मेंस के लिए, क्योंकि सारा का सारा दारोमदार जो है वो इसी पर है। और फिर एक 100 नंबर का आप लोगों का तीसरा चरण जो होगा वो साक्षात्कार का होगा, जो कि 100 नंबर का आप लोगों का साक्षात्कार होगा। उसमें भी आपके विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी, और उसके 15% वेटेज जो है वो रहेगा। तो ये हो गया है मोड ऑफ सिलेक्शन इसका। और इन्होंने सिलेबस भी दिया है इसका। सिलेबस ये है कि चाहे वो पीआईटी, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए सेम सिलेबस है कि जो कॉमन सेक्शन है उसमें 5 जो है शुरू के, जैसे जनरल रीजनिंग है, न्यूमेरिक एबिलिटी है, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी है, जनरल नॉलेज है, इनके 20-20 प्रश्न रहेंगे। 3 नंबर का प्रश्न रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3, ठीक है। और उसके अतिरिक्त आप लोगों का एक जो 5वां पार्ट रहेगा वो है कॉमन, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय जो है ज्यादातर क्या होते ही है, और उसमें जो है वो 10 प्रश्न आपके इंग्लिश के रहेंगे। और बाकी का जो छठा पार्ट है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में जो है वो आप 12 भाषाएं दी गई हैं, उन 12 भाषाओं में से हिंदी, उर्दू, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, उड़िया जो है, ऐसी भारतीय भाषाएं दी गई हैं, पंजाबी आदि, उनमें से कोई एक भाषा आप चुन सकते हैं और उसके 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो भाई विद्यार्थियों, ये तो रही बात, आप लोगों को 10 गुना कैंडिडेट जो है इस टेस्ट के आधार पर छांटे जाएंगे। फिर उसके बाद जब आप लोगों को प्री के बाद जो है बुला लिया जाएगा, और उसमें दिया हुआ भी है कि भाई शुरू के जो 80 प्रश्न हैं वो रहेंगे, और 80 प्रश्न जो है उनमें जो 12 भारतीय भाषाएं हैं, आपके 80 के 80 प्रश्न एक तो इंग्लिश में रहेंगे, और दूसरी बात, जो 12 भारतीय भाषाओं में से जो भाषा आप सिलेक्ट करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है ध्यान देने वाला, 12 भाषाओं में से आप लोगों को मोड ऑफ पेपर जो है, लैंग्वेज ऑफ पेपर क्या रखना चाहते हैं वो आप लोग चुनेंगे। तो उन 12 भारतीय भाषाओं में से जो भाषा आप चुनेंगे, उस भाषा में आपका एक इंग्लिश के साथ साथ उस भाषा में आपका पेपर रहेगा, और वो चेंज नहीं हो सकेगी एक बार आपने भर दिया तो। दूसरी बात जो है वो फिर 81 से 90 तक जो प्रश्न होंगे वो इंग्लिश के होंगे, और 91 से 100 तक जो प्रश्न आप जो 12 भाषाएं हैं उनमें से, जैसे कि हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इनमें से कोई एक भाषा जो है वो 12 में से आप लोगों को चुननी होगी। तो ये हुई प्री की बात। और प्री की बात के बाद जो है इन्होंने कहा है कि ऐसा होगा कि ये कंबाइंड टेस्ट लेंगे, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी या लाइब्रेरियन की सभी की पोस्ट के लिए इन्होंने लिख दिया है, पीआरटी, टीजीटी या हिंदी ट्रांसलेटर जो है इनके लिए अगर ये कॉमन एक पेपर लेते हैं सबके लिए, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कॉमन पेपर लेंगे, हालांकि मेरिट आपकी अलग अलग विषयों की बनेगी, ठीक है। तो ये है 10 गुना लोगों को छांटने के लिए। और यहां पर ये कहा गया है कि एक वैकेंसी पे 10 लोगों को जो है वो हम बुलाएंगे, और 3 नंबर का एक प्रश्न होगा जिसमें कि 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात है। फिर उसके बाद जो टीयर 2 होगा, टीयर 2 का सिलेबस जो दिया हुआ है, जो मैंने आप लोगों को सिलेबस दिखाया था शुरू में, वो टीयर 2 का सिलेबस है, अपने अपने विषय का देख लेंगे आप। टीयर 2 में कहा गया है कि भाई आप लोग अपने अपने विषय का जिसका भी करेंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा, पेपर पेन मोड में होगा, वो ऑनलाइन होगा, ये पेपर पेन मोड में होगा। ये कहा है इन्होंने 2.5 घंटे का, नहीं ऑनलाइन नहीं, शायद वो भी पेपर पेन मोड में है, देख लेते हैं एक बार। तो ये पेपर पेन मोड में आप लोगों का होगा, जिसमें से कि 60 प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव होंगे और 10 प्रश्न आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे। जैसे किसी ने हिंदी विषय में आवेदन किया है तो 60 प्रश्न उसके जो है जैसे कि होते ही हैं हिंदी के रहेंगे, और 10 प्रश्न जो है वो डिस्क्रिप्टिव होंगे। 10 प्रश्न 4-4 नंबर के होंगे, तो 40 नंबर डिस्क्रिप्टिव के होंगे, ऐसा है। और जो 60 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, एक प्रश्न गलत करने पर जो है वो 0.25 अंक आपके कट जाएंगे। बाकी जो ये 10 प्रश्न डिस्क्रिप्टिव हैं, इनमें तो एग्जामिनर कैसे नंबर देगा आपके लिखने के आधार पर होगा, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग की कोई ऐसी बात ही नहीं है। और इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि एक बार पेपर हो गया तो हमारे यहाँ जो है वो रीचेकिंग का कोई प्रावधान नहीं है टीयर 2 में,
टीयर 2 के बाद जो है ये कहा है इन्होंने टीयर 2 का जो है 5 गुना अभ्यर्थियों को फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, नहीं 3 गुना, टीयर 2 के आधार पर जो है वो 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ऐसा इन्होंने बताया है। और फिर उसमें से इंटरव्यू के बाद जो है वो फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। तो ये आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं कि आपके अपना सब्जेक्ट बढ़िया होना चाहिए और इसका वेटेज ज्यादा रहेगा, इस तरह से आप लोगों के लिए रखा जाएगा। ये हो गई बात आपकी प्री की, मेंस की, और फिर इंटरव्यू हो ही जाएगा आपका। अब आप लोगों से चर्चा कर लेते हैं एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न तो हो ही गया है, एलिजिबिलिटी को लेकर के हर विषय की अलग अलग एलिजिबिलिटी। मैं सबसे पहले मोटी मोटी सी एलिजिबिलिटी बता दूं आप लोगों को एक लाइन में। जिनको टीजीटी के लिए आवेदन करना है, देखो यहां से जो है इन्होंने दिया हुआ है कि जिनको टीजीटी के लिए आवेदन करना है उनका 3 साल ग्रेजुएशन में वो विषय रहना चाहिए। थोड़ा सा ये है भाई विद्यार्थियों, इसमें ना देखोगे, पहले पीजीटी पर बात कर लेते हैं। जैसे पीजीटी के लिए इन्होंने कहा कि जिस विषय में आपको आवेदन करना है उस एक तो आयु सीमा जो है पीजीटी के लिए 40 वर्ष रखी गई है। दूसरी बात 50% मार्क्स आप लोगों के पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। उसके साथ बीएड भी होना चाहिए, और बीएड भी जो है बीएड में भी 50% अलग अंक होने चाहिए, और आपका जो सब्जेक्ट है उसमें भी 50% पीजी में होने चाहिए। ठीक है, ये एक सामान्य बात रखी गई है। दूसरी बात आप लोगों को यह भी कहा गया है कि मास्टर डिग्री जो है वो और किस सब्जेक्ट में है तो आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में लिखा हुआ है कि भाई केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में एलिजिबिलिटी में भी थोड़ा सा अंतर है। केंद्रीय विद्यालय कहता है कि अगर हमारे यहाँ पीजीटी में आवेदन करना है तो आपको इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के साथ साथ 3 साल जो है वो ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होना चाहिए इंग्लिश अगर ग्रेजुएशन में नहीं है तो फिर आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे केंद्रीय विद्यालय में। लेकिन नवोदय विद्यालय कह रहा है कि केवल इंग्लिश पीजी में होना चाहिए, हमें ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं है। नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में ये अंतर है कि नवोदय विद्यालय कहता है कि केवल आपका पीजी में होना चाहिए वो सब्जेक्ट, नवोदय विद्यालय कहता है कि पीजी के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा जो है वो पीजी को लेकर के कहा गया है। अब बात करते हैं हम लोग जो है, अच्छा यहाँ कुछ अलाइड सब्जेक्ट्स भी दे दिए हैं। जैसे आप लोगों को पीजीटी कॉमर्स में आवेदन करना है तो पीजी जो है आपका कॉमर्स में है, इसके साथ साथ एमकॉम डिग्री जो है उसके लिए मना कर दिया कि भाई एमकॉम डिग्री वाले हुए या फिर इकोनॉमिक्स वाले हुए वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से जो है जैसे बायोटेक्नोलॉजी में आवेदन करना है केवीएस में, तो बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, इनमें से किसी में भी आपने पीजी किया हुआ है तो आवेदन कर सकते हैं। तो इन्हें अलाइड सब्जेक्ट्स को एक बार अपना ठीक से देख लीजिएगा। और पीजी के लिए जो है पीजीटी के लिए सीटेट का रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये आप लोगों को पता ही है। इसके बाद हम बात करते हैं अलग अलग विषयों की एलिजिबिलिटी है, ये उस पर मैं एक वीडियो अलग से ही बनाऊंगा आप लोगों का एलिजिबिलिटी को लेकर के। अभी मोटी सी एलिजिबिलिटी एक साथ समझा दे रहा हूं मैं। अब बात करते हैं टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए जो है वो 35 वर्ष आपकी आयु रखी गई है। दूसरी बात यह है कि भाई विद्यार्थियों अपने कमेंट्स छोड़ दीजिएगा किस विषय की एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को जानना चाहते हैं, ताकि विस्तार से आप लोगों को समझाया जा सके। ये महाभारत जैसी पोथी है, उसको ठीक से पढ़ना पड़ेगा आप लोग देखेंगे तो भाई टीजीटी के लिए कहा गया है कि आपने जो है या तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो, 50% मार्क्स उसमें हो, या फिर आप लोगों ने जो है वो ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन में बैचलर, सामान्य बैचलर है या ऑनर्स है, जिस विषय में आपको आवेदन करना है तो वो उसमें आपने वो सब्जेक्ट जो है वो 3 वर्ष पढ़ा हो, 50% अंक हो आप लोगों के, और बीएड में भी 50% अंक हो आप लोगों के। ये बात इन्होंने यहाँ पर कही है। और नीचे देखो, नीचे ये बात लिखी हुई होगी कि भाई वो सब्जेक्ट जो है आपने 3 वर्ष पढ़ा हुआ हो टीजीटी में, ये लिखा हुआ है। देखो ये इतनी बात कहने के बाद सीटेट चाहिए आप लोगों को पेपर 2 में, पेपर 2 सीटेट का जो है वो आप लोगों को चाहिए यहाँ से। और इसके ये हुई इसके लिए बात। देखो नीचे क्लियर किया हुआ है इन्होंने यहाँ पर, जैसे कि टीजीटी हिंदी इंग्लिश जो है वो सबके लिए कहा गया है कि जो भी आप लोग आवेदन कर रहे हैं जिस विषय में जो है वो कम से 3 ही वर्षों में आपने ग्रेजुएशन में वो पढ़ा हो। जैसे दिल्ली में होता है DSSB में कि अगर आपने 2 वर्ष पढ़ा है तो भी आवेदन कर सकते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 3 वर्ष ही पढ़ा होगा तभी आवेदन कर सकते हैं ये। फिर उसके बाद जो है वो टीजीटी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बताया है इन्होंने। तो ये हुआ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर हम अलग से बात करेंगे आप लोगों के साथ। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए जैसे बताया कि भाई मैथमेटिक्स आप लोगों ने जो है वो 3 वर्षों में पढ़ा हुआ होना चाहिए, और उसके साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग अलग हैं। तो थोड़ा वीडियो और लंबा हो जाएगा, मैं उसको नहीं चाहता हूं, अभी आपको मुख्य मुख्य बातें बता देते हैं। और नीचे जो है वो बात किया गया स्पेशल एजुकेटर के लिए भी अलग से कहा है कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो 50% अंकों के साथ,
फिर उसके बाद आपने जो है वो बीएड कर लिया हो स्पेशल एजुकेशन में, उसमें भी 50% अंक होने चाहिए, या फिर बीएड जनरल किया है लेकिन डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में किया है, तो ये स्पेशल एजुकेटर्स की एलिजिबिलिटी के लिए अलग से दिया है, बहुत सारा कुछ दिया हुआ है। और या फिर आप लोगों को ये भी कहा है कि भाई सीटेट आपका क्वालिफाई होना ही चाहिए सबका पेपर 2। इसके नीचे जो प्राइमरी टीचर म्यूजिक है उसके लिए कहा गया है कि जिन्होंने 12th पास कर लिया है और उसके साथ जो है वो 12th में 50% मार्क्स हैं, और उसके बाद जो है बैचलर डिग्री किया है, तीनों वर्षों में आप लोगों के पास म्यूजिक एक सब्जेक्ट रूप में होना चाहिए, तो आवेदन कर सकते हैं। ये म्यूजिक के लिए हुआ। और जो नॉर्मल प्राइमरी टीचर के लिए कहा गया है वो ये है कि सीनियर सेकेंडरी करने के साथ साथ आप लोगों ने जो है वो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ हो, डीएलएड आपने किया हुआ हो, डीएलएड किया हुआ हो या फिर बीएलएड किया हुआ हो तो आवेदन कर पाएंगे, लेकिन एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो अच्छा होना चाहिए, 50% होना चाहिए, सब जगह कहा गया है। और पीआईटी के लिए जो है वो कहा है कि पेपर 1 आप लोगों का सीटेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई ये बात जो है स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के लिए कहा कि भाई 12th पास करने के बाद आपने डीएड कर लिया हो या डीएससी कर लिया हो, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, तो ये एलिजिबिलिटी हो गई है। यहां से आप लोगों की एलिजिबिलिटी पर बात हो गई, एग्जाम पैटर्न पर बात हो गई, सिलेबस पर बात हो गई। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर के। महिलाएं जो हैं वो खुशी मना सकती हैं, ढोल बजा सकती हैं, क्योंकि महिलाएं किसी भी कैटेगरी की हो, सब हो, सबके लिए कहा गया है कि भाई पीजीटी टीजीटी पोस्ट के लिए जो है और पीआरटी के लिए जो है 10 वर्ष की रिलैक्सेशन जो है वो सभी कैटेगरी की महिलाओं को दिया गया है। तो आप लोगों के लिए जो आयु 40 वर्ष है वो 50 वर्ष भी मान करके चले, कोई दिक्कत नहीं है। और जो शेड्यूल्ड कास्ट के जो अभ्यर्थी हैं पुरुष वर्ग के, वो 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष का रिलैक्सेशन है, ये पीजीटी के लिए 40 वर्ष के ऊपर, टीजीटी के लिए 35 वर्ष के ऊपर। और जो एनवीएस एम्प्लॉई है उनको 5 वर्ष का है, और जो केवीएस एनवीएस एम्प्लॉई हैं उनको 5 वर्ष जनरल, 8 वर्ष ओबीसी, 10 वर्ष एससी एसटी का रिलैक्सेशन दिया है। ये कुल मिलाकर के इस तरह से जो है वो एज रिलैक्सेशन की बात होगी। एक्स सर्विसमैन को भी जो है वो 5 वर्ष का रिलैक्सेशन अलग अलग तरह से दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, एक बात और है कि डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास जो होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस पर रिजर्वेशन पर भी बात कर रहा हूं मैं भी आप लोगों के साथ, जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए उसकी कट ऑफ डेट जो रखी है वो 4 दिसंबर रखी है। मतलब आप लोगों को जो भी अपने डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, अगर पहले से नहीं बने हुए हैं तो बनवा लीजिएगा। और ये कहा गया है कि आपके जो सर्टिफिकेट हैं, जैसे कि किसी का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, तो इस फाइनेंशियल ने इस वर्ष में 2025 के लिए वो वैलिड होना चाहिए। 4 दिसंबर 2025 से पहले हो, और ये वाला जो वर्ष है 2025, इसमें वो वैलिड होना चाहिए। इन्होंने नीचे लिखा हुआ भी है, सबके लिए अलग अलग परफॉर्मा दिया हुआ है। तो एज लिमिट है, कुछ भी है, वो 4 दिसंबर 2025 जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है उसके हिसाब से काउंट होगा। मतलब किसी के 30 वर्ष जो है, अगर वो 35 वर्ष जो है वो अगर 4 दिसंबर को पूरे हो गए हैं तो फिर वो आवेदन नहीं कर पाएगा। ये बात ध्यान में रखने की है। और यहां से जो है ईडब्ल्यूएस के लिए कहा कि भाई आपकी एनुअल इनकम जो है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी कहा गया है कि द कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसीज ईडब्ल्यूएस should be valid for the year in which the recruitment notification is published। क्योंकि 2025 में पब्लिश हुआ है तो आपके पास जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है, तो 2025 में उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए अंत तक। ये बात है आप लोगों की यहाँ पर। बाकी आप लोगों के साथ सारी बातें जो है मोड ऑफ सिलेक्शन हो गया है, इस पर हमने चर्चा कर ही ली थी, विस्तार से चर्चा की है, प्रोसेस पूरा आप लोगों को समझाया है। तो भाई डरने घबराने की कोई बात नहीं है। और फीस को लेकर के थोड़ा सा डर लगना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि फीस अच्छी खासी रखी है। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 2300 रुपए जो है, प्रोसेसिंग फीस 500 रुपए है। लेकिन खुशखबरी ये भी है कि कुछ लोगों से फीस नहीं ली जाएगी। कौन? जो रिजर्व कैटेगरी में रखा गया है, ये बढ़िया बात देखी गई है कि यहाँ पर जैसे कि पीजीटी के लिए 1500 है, वाइस प्रिंसिपल के लिए 2300 है, इनसे तो बढ़ा भी लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। पर जो ऐसे अभ्यर्थी है पीजीटी या टीजीटी वाले अभ्यर्थी जो है, इनकी फीस कम कर सकते तो और बढ़िया था। पर खुशखबरी ये है कि आप लोग टीजीटी में अगर आवेदन कर रहे हैं तो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय दोनों में आवेदन कर सकते हैं, तो अलग से फीस नहीं ली जाएगी। नीचे लिखा हुआ है, इन केस अ कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर सिमिलर पोस्ट इन केवीएस एंड एनवीएस बोथ, ही शी विल नॉट हैव टू पे फी फॉर सिंगल पोस्ट। उसे केवल ही विल हैव टू पे फी फॉर सिंगल पोस्ट, उसे केवल एक ही पोस्ट के लिए फीस देनी है और आवेदन 2 में कर सकता है ये। और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनको केवल प्रोसेसिंग फीस देनी है, उनको ये वाला शुल्क नहीं देना है। फिर इसके बाद जो है जीएसटी जरूर जो है वो बैंक से अलग अलग जो बैंक लेगा वो लेगा ही, ये इनका काम नहीं है।
तो भाई मेरी ओर से आप लोगों को जो जानकारियां देनी थी वो सारी की सारी दे दी गई हैं। बस एक चीज रह गई है कि आपके एक एक विषय की अलग अलग एलिजिबिलिटी। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा एलिजिबिलिटी, क्योंकि हर विषय की एलिजिबिलिटी और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताना थोड़ा सा इस वीडियो में बनाता तो और ज्यादा लंबी ये वीडियो हो गई होती। मुझे लगता है अब आपको सारे नियम समझ में आ गए होंगे। और बात यह है कि अगर आप एनपीएस और केवीएस दोनों में आवेदन करते हैं और जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, केवीएस की अलग मेरिट बनेगी, एनवीएस की अलग मेरिट बनेगी, क्योंकि एलिजिबिलिटी में भी थोड़ा सा अंतर है। नवोदय विद्यालय ये कहता है कि भाई हमें जो है वो केवल आपके पीजी से मतलब है, पीजीटी में। केंद्रीय विद्यालय कहता है नहीं, पीजीटी के साथ साथ वो विषय ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होना चाहिए। तो आवेदन करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण बात है। अंत में यही है कि प्री मेंस और सब्जेक्टिव को, प्री मेंस और इंटरव्यू को लेकर के डरिएगा मत। ये एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छा भी है और आसान भी है। आप लोग जो है इसमें बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। बस डरिएगा नहीं, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और बहुत ज्यादा कोई मन में प्रश्न है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बात अंत में ये कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियोस बनाते रहें। नमस्ते।